नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट और एंड पेडागोजी। इस विषय के मुख्य जो 30 क्वेश्चन है उनकी ये जो क्वेश्चन है वो विभिन्न अध्यापक पात्रता परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक एक करके इसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करता है। तो वस्तु स्थायित्व जो है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं पहले कि वस्तु स्थायित्व मीन्स ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो इसमें बच्चा समझ जाता है कि जो मेरे सामने वस्तु आई है अगर उसको गायब कर दिया जाए तो उसका वो आसपास ही है मेरे। तो ये जो गुण है मूल रूप से जो प्रथम अवस्था है सेंसरी मोटर अवस्था उसमें ही आ जाता है। तो देखते हैं आंसर क्या रहता है इसका। संवेदी पेशीय अवस्था। तो पहली जो अवस्था है पियाजे साहब ने 4 अवस्थाएं बताई है, तो उनमें से जो पहली अवस्था है 2 साल तक की, उसमें ये जो गुण बच्चे में विकसित हो जाता है। व्याख्या दे रही कि इसकी इस अवस्था में शिशु ये समझने लगते हैं कि वस्तु ओझल होने पर भी अस्तित्व में रहती है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये जो ZPD है इसके संबंध में लेव वाइगोत्स्की साहब ने चर्चा की है कि बच्चा कुछ चीज़ें जानता है और कुछ नहीं जानता, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ZPD है। तो इसका जो सेकंड आंसर है बच्चे के स्वतंत्र स्तर और संभावित स्तर के बीच का अंतर, ये जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस अवस्था में बालक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम पालन करता है। तो ये जो सामाजिक व्यवस्था की जो बात आई है ये आप सभी जानते हो, जैसे कोहलबर्ग साहब ने 3 अवस्थाएं बताई हैं, पूर्व परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। तो पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चा डर भय से काम करता है और परंपरागत स्तर में सामाजिक व्यवस्था की बात करता है। तो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था की बात की है तो सेकंड ये जो हमारा परंपरागत स्तर है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो हम चलेंगे सेकंड आंसर की तरफ। नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं। इस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने को ही नैतिकता मानता है। ये कोहलबर्ग साहब ने ये बातें बताई हैं अपने इस सिद्धांत के अनुसार। फोर्थ क्वेश्चन, शिक्षा में समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। समावेश का मतलब होता है इंक्लूजन, मतलब सभी का समावेश कर लेना। जितने भी प्रकार के बच्चे हैं, चाहे उनका शैक्षिक स्तर कैसे हो, फिजिकल रूप से कैसे भी हो, सभी को एक ही कक्षा में बैठा के उनका शिक्षण कार्य संपादित करना, ये समावेशित शिक्षा का कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं कौन से जो आंसर है हमारा। केवल विशेष बच्चों के लिए स्कूल। तो विशेष बच्चों के लिए जो स्कूल की बात करते हैं तो वो उनका अलगाव होगा, ये नहीं होगा। सभी बच्चों को एक ही नियमित विद्यालय में पढ़ाना, ये बिल्कुल सही आंसर लग रहा है। लेकिन और आंसर देख लेते हैं हम। मेधावी छात्रों के लिए अलग व्यवस्था, ये इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नहीं। तो हमारा जो सेकंड आंसर है सभी बच्चों को एक ही नियमित विद्यालय में पढ़ना, ये हमारा बेस्ट आंसर है। इसकी तरफ चलेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य हर प्रकार की विविधता को कक्षा में स्वीकार करना है। मीन्स जितने भी प्रकार के बच्चे हैं, चाहे वो मेंटली रूप से किसी प्रकार के हों, फिजिकल रूप से कैसे हो, सभी को एक ही कक्षा में बैठाकर अध्ययन कराना समावेशित शिक्षा का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो बुद्धि का ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये इसका तो आंसर सीधा जो हमें याद है तो सीधा लेके जाएंगे। हमारे जो हार्वर्ड गार्डनर साहब है उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था और उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियाँ बताई हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर साहब ने 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट लर्निंग को किसने दिया था।
तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, इसके बारे में बात करेंगे। ये दिया था पावलो साहब ने, कोहलर ने दिया था। सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग करके कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? तो जॉन डीवी साहब है, इनको प्रगतिशील शिक्षा का सिद्धांत का जनक माना गया है। तो ए आंसर जो है वो हमारा सही आंसर होगा। तो जॉन डीवी साहब ने करके सीखने पर बल दिया। करके सीखने पर बल दिया मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा हो गई है, जो प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की भाषा में भाषा अर्जन उपकरण का विचार किसने दिया? तो भाषा अर्जन उपकरण LAD का जो कॉन्सेप्ट दिया है, LAD मीन्स लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन उपकरण। नोम चोम्स्की साहब ने बताया कि 0 से 5 साल का जो बच्चा होता है उसमें ये उपकरण ज़्यादा प्रभावी होता है। मीन्स एक सांकेतिक रूप से बताया कि हमारे दिमाग में उपकरण होता है और वो जो यूनिवर्सल ग्रामर है उसमें फीड होती है। उस उम्र के बच्चे को किसी भी भाषा के वातावरण में छोड़ देंगे तो वो उसी भाषा को अर्जित कर लेगा। तो नोम चोम्स्की साहब जिन्होंने इन्नेट लैंग्वेज की बात की, जन्मजात लैंग्वेज की बात की, इन्होंने की है। चोम्स्की का मानना है कि बच्चों में जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है। आनुवांशिकता और वातावरण में से किसका प्रभाव विकास पर अधिक पड़ता है? तो भैया आनुवांशिकता और वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणन होता है यहाँ पर, ना तो ये बराबर है ना इनका बराबर कोई योगदान है, कभी ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। तो हमारा जो बेस्ट आंसर है वो हो जाएगा दोनों की अंतः क्रिया। सही आंसर की तरफ चलेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस प्रकार होता है? तो पियाजे साहब ने बताया कि बच्चे जो होते हैं वो वयस्कों के जितना ही सोचते हैं, मात्रात्मक रूप से बराबर होता है। मतलब उन दोनों की जो विचार कर रहे हैं सारे दिन में, तो दोनों की मात्रा बराबर होती है, लेकिन क्वालिटी रूप से, गुणात्मक रूप से ये दोनों अलग होते हैं। भाई छोटा बच्चा है उसके विचार अलग प्रकार के होंगे, बड़ा बच्चा है वो क्या सोच रहा है उसके विचार अलग प्रकार के होंगे। छोटा बच्चा सोचेगा कि मेरी कार का रंग कैसा है, और बड़ा बच्चा सोचेगा हमारी सरकार किस प्रकार के रंग दिखा रही है। तो ये जो इनका सोचने का जो क्वालिटी है वो डिफरेंट होती है। तो जो हमारा बेस्ट जो आंसर होगा वो होगा प्रकार में। अब ये प्रकार में गुणात्मक रूप से भी आ सकता है यहाँ भी इसकी जगह, तो आपको गुणात्मक सेलेक्ट करना था। चूँकि यहाँ प्रकार आया है तो प्रकार बेस्ट आंसर है, तो प्रकार आंसर बी की तरफ चलेंगे। पियाजे का तरह के बच्चों का सोचने का तरीका गुणात्मक रूप से वयस्कों से अलग होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE जो स्कूलों में चला हुआ है आजकल, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका कंटिन्यूस का मतलब होता है सतत मतलब कंटिन्यूस, जो लगातार चलता रहे, रुके नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि आज मूल्यांकन हो गया, आज बच्चे को अब 2-4-5 महीने के बाद ही करेंगे, नहीं, रोज़ जब टीचर्स को हम समय मिलता है वो उसका मूल्यांकन करें, वो होगा सतत। और व्यापक का मतलब होता है उसकी विकास के जितने भी पहलू हैं उन सभी का मूल्यांकन करें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। मतलब वो खेलों में कैसा है और जो उसकी पढ़ाई है उसमें कैसा है, ये उसका होगा व्यापक। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो, सर्वांगीण विकास का आकलन करना। तो हमारा जो आंसर बी है वो हो जाएगा सही यहाँ पर, सर्वांगीण विकास करना बच्चे का, ये हमारे CC का मुख्य उद्देश्य होता है। CC शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में बच्चों की प्रगति को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का लाभ क्या है? अब आप सभी जानते हो दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ किस प्रकार की होती है।
दृश्य मतलब जिनको हम देख सकते हैं, श्रव्य मतलब जिनको हम सुन सकते हैं, और दृश्य श्रव्य मतलब ऐसी सामग्री जिसको हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जैसे हमारा टीवी है, हमारा लैपटॉप है, मोबाइल है, ये दृश्य श्रव्य सामग्रियों में आते हैं। अगर इनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए तो क्या फ़ायदा होगा? सीखना, अनुशासन बनेगा। अनुशासन तो जितनी भी सामग्री यूज़ करेंगे सभी में बनेगा। सीखना रोचक बनता है। ये आंसर सही है, सही लग रहा है। और जो दूसरे की आंसर है उनकी तरफ भी एक बार चल के देख लेते हैं हम। सीखना रोचक बनता है, ठीक है। शिक्षिका का कार्य कम करना, तो ये कोई ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए हमारा, और कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो हमारा जो बिल्कुल बेस्ट आंसर है वो कौन सा है हमारा? ब, सीखना रोचक बनाना। बहुसंवेदी उपकरण से अवधारणाओं को समझना आसान होता है। बहुसंवेदी का मतलब ये होता है कि जिस शिक्षण प्रक्रिया में बच्चे के सेंसेस जितने ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, जैसे आप सिर्फ बोलकर पढ़ा रहे हो तो वो सुन रहा है। क्या सुन रहा है? सिर्फ सुन रहा है। और सुनने में जो श्रवण सेंसेस है, सुनने वाले सेंसेस है, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जो देख भी रहा है और बोल भी रहा है, उसमें उसको देखने वाले भी और सुनने वाले दोनों सेंसेस हैं उपयोग हो रहे हैं। जितना ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे, जो सीखने की प्रक्रिया है वो इतनी ज़्यादा रोचक और स्थायी होगी। प्रगतिशील बच्चे की क्या विशेषता है? तो प्रगतिशील बच्चा, जो हमारे टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनकी क्या विशेषता है? क्या वो धीमी गति से सीखते हैं? नहीं, उनमें जिज्ञासा अधिक होती है, ठीक है। निर्भरता, वो किसी पर निर्भर नहीं होते। निर्भर होगा तो प्रगतिशील कैसे होगा? कोई नहीं, ये भी नहीं है हमारा। तो बेस्ट आंसर है हमारा बी है, कि जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनमें क्यूरोसिटी, जिज्ञासा ज़्यादा होती है। उच्च बौद्धिक स्तर के कारण इनमें जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक होती है। अभिप्रेरणा का मास्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मास्लो साहब ने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था कि इंसान अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अभिप्रेरणा है जो बदलता रहता है, आवश्यकताओं का पदानुक्रम। ये जो बेस्ट आंसर है हमारा, इसकी तरफ चलेंगे हम। सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण क्या है? सृजनात्मकता से मतलब क्या है हमारा? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब बच्चा हर जो चीज़ है उसको अलग प्रकार से देखे, उसका एक मूल जो हल है वो निकाले उसका। तो सृजनात्मकता। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन से मतलब, इसका अपसारी चिंतन का मतलब क्या होता है? एक बच्चा एक ही चीज़ को अलग अलग कर रहा है। मतलब जी, हमने ये कहा कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका जोड़ 10 है। तो जो बच्चा क्रिएटिव नहीं होगा और मान लो कुछ ठीक ठाक है पढ़ाई में भी, तो वो बता देगा गुरुजी 1 और 9 मिलके कितने बनाते हैं? 10। लेकिन जो एक क्रिएटिव बच्चा होता है, जिसके अपसारी चिंतन होता है, वो इसके बहुत सारे अर्थ निकाल देगा। 1 और 9 होता है, 2 और 8 होता है सर, 3 और 7 होता है, 4 और 6 होता है, 5 और 5 मिलके भी 10 बनाते हैं, और 10 और 0 भी होता है सर। तो इस प्रकार के जो चिंतन हो, जो एक ही जो प्रश्न है उसको बहुत तरीक़ों से बता दे, वो अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन इसका बिल्कुल उल्टा है, सिर्फ एक ही आंसर बताए तो ये नहीं होता। हमारा बेस्ट आंसर वो अपसारी चिंतन है। 15। किसी एक समस्या के अनेक समाधान खोजना सृजनात्मकता की पहचान है। अपसारी चिंतन की भी यही पहचान है। निदानात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात चल रही है कि जब बच्चा किसी विशेष विषय में पीछे रह जाता है तो अध्यापक डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है बच्चे का डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसे निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अध्यापक पता लगाता है कि बच्चा जिस क्षेत्र में कमज़ोर है उसके क्या कारण है, किस कारण से बच्चा कमज़ोर है, और जब कारण का पता लग जाता है तो रिमेडियल टीचिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक मूल्यांकन की बात हो रही है, तो उसका क्या उद्देश्य है? ग्रेड देना। ग्रेड देने की बात नहीं है यहाँ पर, कठिनाइयों का पता लगाना, ये बेस्ट आंसर है। पुरस्कार देना नहीं है, पाठ्यक्रम पूरा कराना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो ब आंसर है, कठिनाइयों का पता लगाना बेस्ट आंसर है। और
ब की तरफ चलेंगे। निदान का अर्थ है समस्या की जड़ तक पहुंचना। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा? तो किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहने वाले जो साइकोलॉजिस्ट है वो स्टेनी हॉल साहब है। स्टेनी हॉल ने किशोरावस्था को परिवर्तनों का तीव्र काल माना है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। मध्याभिमुख दिशा प्रोक्सिमोडिस्टल का क्या अर्थ है? तो ये डेवलपमेंट के जो दो प्रकार हैं, एक सिफेलोकोडल और एक प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकोडल में सिर से पैर की तरफ होता है विकास, और प्रोक्सिमोडिस्टल में केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा केंद्र से परिधि की ओर। ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा। पहले शरीर के मुख्य अंगों का विकास होता है, फिर दूरस्थ भागों का। जैसे शरीर की पहले रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है बच्चे की, उसके बाद उसके आसपास के और फिर हाथों का ऐसे विकास होता है, वो हो गया प्रोक्सिमोडिस्टल। बाल केंद्रित दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? तो बाल केंद्रित दृष्टिकोण से मतलब ये नहीं है कि भाई बच्चे को केंद्र में बैठा के और पढ़ाने लग जाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो इसका मुख्य अर्थ है वो है शिक्षक के अनुसार नहीं, बच्चे के अनुसार हमको शिक्षण व्यवस्था पूरी संपादित करनी है। शिक्षण व्यवस्था के जितने भी पहलू हैं सब में हमारा जो केंद्र में होना चाहिए वो बच्चा होना चाहिए। तो यहाँ पर बेस्ट आंसर है बच्चे की रुचियों का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र क्या है? IQ का जो सूत्र है वो है भैया मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो हमारे जो ए आंसर में ये मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, ये हमारा बेस्ट आंसर है। ये टर्मन द्वारा संशोधित बुद्धि लब्धि निकालने का मानक सूत्र है। अधिगम अक्षमता का क्या अर्थ है? अधिगम अक्षमता मीन्स जिस बच्चे को पढ़ने लिखने में दिक्कत है उससे आप क्या समझते हो? बुद्धि में कमी, क्या बच्चे में उस ऐसा बच्चा जो मानसिक अधिगम रूप से अक्षम है उसमें बुद्धि की कमी होती है? नहीं। दृष्टि दोष का अलग मतलब होता है, इसका भी नहीं। तो बेस्ट आंसर है पढ़ने लिखने में कठिनाई। 22 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा किससे सीखते हैं? वाइगोत्स्की साहब ने जो सिद्धांत दिया है उसमें नाम ये है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। तो बच्चे जब सीखते हैं भाषा वो समाज और संस्कृति के संपर्क में आने के बाद भाषा सीखते हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, ये जो बेस्ट आंसर है ये हमारा होगा सही। बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करके ही ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये वाइगोत्स्की साहब ने कहा है। शिक्षक बच्चों को अभिप्रेरित कैसे कर सकता है? कैसे करेगा भाई, देखते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दंड देकर? बिल्कुल नहीं देना दंड। रुचि के अनुसार पढ़ा के, ये अच्छा ऑप्शन लग रहा है। किताब विज्ञान से सिर्फ कुछ नहीं होता, परीक्षा के डर से कुछ नहीं होता। तो बे आंसर रुचि के अनुसार पढ़ाकर टीचर बच्चों को अभिप्रेरित कर सकता है। 24 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का कालखंड क्या है? ये पियाजे साहब ने जो अवस्थाएं बताई हैं बच्चे के विकास की, कोग्निटिव डेवलपमेंट की, वो SPCF सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात हो रही है। तो ये होती है 0 से 2, ये 5 से 7, ये 7 से 11। तो 7 से 11 तो 7 से 11 जो हमारा बेस्ट आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का कालखंड। अग्रिम संगठन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? ये आशुबेल साहब ने इसका प्रतिपादन किया था, अग्रिम संगठन मॉडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विभेदित शिक्षण का क्या उद्देश्य है? विभेदित शिक्षण का मतलब ये होता है कि आवश्यकता अनुसार पद्धतियाँ बदलना है। जो बच्चा है उसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार हमें शिक्षण पद्धतियाँ बदलनी है। यही तो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसी की बात होती है बार बार।
तो हमारा ब आंसर है, इसकी तरफ चलेंगे। पूर्व परंपरागत नैतिकता का मुख्य आधार क्या है? पूर्व परंपरागत नैतिकता में बच्चा जो निर्णय ले, जो बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट है वो इस आधार पे होता है कि दंड और आज्ञाकारिता, ये पूर्व परंपरागत स्तर का जो कि नैतिकता का मुख्य आधार है। इस स्तर पर बच्चा दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या सिर्फ शिक्षक का अध्ययन नहीं। तो हम बात कर रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन है। तो शिक्षक से, सिर्फ शिक्षक से संबंधित नहीं है। शिक्षा के वातावरण में मानव व्यवहार, जानवरों से कोई मतलब नहीं है। और द कोई आंसर, ये जो ब आंसर है ये बेस्ट आंसर है हमारे पास फिलहाल तक। तो हम ब आंसर की तरफ चलेंगे, बेस्ट आंसर है। इसका उद्देश्य अधिगम की प्रक्रिया को बेहतर बनाना होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल रूप से बच्चा मोटिवेशन कब की, इनमें से कौन सा है कि इंटरनल रूप से बच्चा मोटिवेट हो? तो परीक्षा के लिए पढ़ना, परीक्षा ये इंटरनल नहीं है भैया। और रुचि के कारण, हाँ ये है बिल्कुल सही आंसर, रुचि के कारण बच्चा पढ़ रहा है तो वो इंटरनल रूप से मोटिवेशनल है ये भैया। विकास की किस अवस्था में तार्किक चिंतन का उदय होता है? ये पियाजी साहब की 4 अवस्थाएं, उनके बारे में पूछा गया है। SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चा मूर्त जो चीज़ें हैं उनके लिए तार्किक चिंतन करने लग जाता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल में अमूर्त चीज़ें जो इस सृष्टि में एग्जिस्ट नहीं करती उनके लिए चिंतन करने शुरू कर देता है। तो यहाँ पर मूर्त किसी की बात नहीं हुई, तो तार्किक चिंतन की बात हुई यहाँ सिर्फ। तो हम यहाँ ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसकी तरफ हम चलेंगे, तीसरी स्टेज जो है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन खत्म हो गए। आशा करते हैं आपको सभी को बहुत अच्छे लगे होंगे और आपकी जो रीट की है, सीटेट की तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हाँ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में विदा लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।